नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्जाम। अगर आपने थंबनेल पढ़ा है ठीक से तो बिल्कुल सही पढ़ा है। ये झारखंड बीएड एंट्रेंस का सेट 3 है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 प्रश्न हैं और उसके जवाब के साथ साथ कुछ फैक्ट्स भी हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो मानव व्यवहार का अध्ययन ये शिक्षा के मनोविज्ञान से संबंधित है। मानव प्रक्रियाओं का अध्ययन ये भी संबंधित है और सीखने के तरीकों का अध्ययन ये भी संबंधित है। आपका उत्तर ऑप्शन डी होगा कि संचार के माध्यमों का अध्ययन ये मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है, मीन्स शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ए बी सी ये सारे विकास के सिद्धांत है, सिर्फ ऑप्शन डी को छोड़ करके कि विकास एक मशीनी प्रक्रिया है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होती है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपका उत्तर ऑप्शन डी होगा, विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है। अगला सवाल, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो बाल विकास की सबसे कठिन और जटिल जो अवस्था है आपका ऑप्शन बी है, किशोरावस्था, जिसे बहुत सुखद सैया वाला भी अवस्था बोल सकते हैं और बहुत दुखद वाला टाइम भी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जिस प्रकार से ऑप्शन में दिया हुआ है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार ये सभी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। एक चीज हम यहाँ पर आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि वृद्धि और विकास ये दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग टर्म हैं, लेकिन फिर भी वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए अलग नहीं किया जा सकता है। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, हार्मोन, पोषण, पारिवारिक प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव, ये सभी चीजें हो सकती है। क्यों? क्योंकि वृद्धि निश्चित समय तथा निश्चित सीमा तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगला सवाल, आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा में व्यवहार कैसा होगा? तो आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा में बिल्कुल ही अजीब प्रकार का व्यवहार होगा, जैसे कि वह पुस्तक को आंखों के निकट ला करके पढ़ेगा, वह शिक्षक के अक्षर स्पष्ट दिखने में शिकायत करेगा और श्याम पट पर लिखे हुए नोटबुक में नहीं उतार पाएगा। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ है, यहाँ उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि आंशिक दृष्टि दोषयुक्त बालक अक्षरों को स्पष्ट रूप से ना देख पाने के कारण उसकी अधिगम प्रक्रिया बाधित हो सकती है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो भाषा शिक्षण की जो प्रथम कक्षा है वो घर को माना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि बालक का प्राथमिक विद्यालय उसका परिवार एवं उसका घर ही होता है, जहां वह बोलना सीखता है, और इसलिए परिवार एवं घर को ही बालक की भाषा का शिक्षण का प्रथम कक्षा माना जाता है। अगला सवाल, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रयास व त्रुटि में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो हिस्सा बना हुआ है वो लक्ष्य है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के प्रक्रिया में कई प्रकार की क्रियाएं की जाती है, बिल्कुल सही बात है, जिसमें त्रुटि होने की संभावना रहती है। बालक द्वारा की गई त्रुटियों को पुनः सुधार कर अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है प्रयास एवं त्रुटि में? उसका लक्ष्य। अगला सवाल, शिक्षक को गृह कार्य जांच करनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, शिक्षक को गृह कार्य जांच करनी चाहिए, वो भी नियमित रूप से, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नियमित रूप से। अगला सवाल, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है? तो बुरी आदतों को सुधारने का एक ही रीजन है कि अनुबंधन द्वारा हम बुरी आदतों को सुधार सकते हैं, बच्चे के बुरी आदतों को सुधार सकते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, शिक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण होती है? तो शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये उपरोक्त सभी
जो अवस्थाएं हैं वो महत्वपूर्ण हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी में जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है जिसमें वो सीख सकते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, शारीरिक विकास की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन डी आपका सही है कि मानसिक योग्यता में वृद्धि। अगर शारीरिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो ऊंचाई में वृद्धि हो सकती है, शारीरिक अनुपात में भी वृद्धि हो सकती है, और ये चीज नहीं होगा कि मानसिक योग्यता में वृद्धि, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला सवाल, मनुष्य जो कुछ भी बनता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कथन आपका ऑप्शन बी जो साइंटिस्ट है फ्राइड ने दिया था कि मनुष्य जो कुछ भी बनता है वह 3-4 वर्षों में बन जाता है। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्राइड। अगला सवाल, शैशवावस्था होती है, ये बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है कि शैशवावस्था किसको बोलते हैं? तो 0 to 5 वर्ष को हम शैशवावस्था बोलते हैं, तो 5 वर्ष तक आपका सही उत्तर ऑप्शन ये होगा। अगला सवाल, मानव के गर्भित अंडाणु में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि हमने पिछले 9 क्लास में ही पढ़ा है, 7 क्लास से 9 क्लास में तो पढ़ते ही आए हैं। 23 जोड़ी होते हैं हम लोग के शरीर में क्रोमोसोम्स, आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल, आनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो आनुवांशिकता का नियम ग्रेगर जोहान्स मेंडल, आपका ऑप्शन सी सही होगा। मेंडल जो आनुवांशिकता के नियम को दिए थे या प्रतिपादन किए थे। अगला सवाल, बालक के विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों को सम्मिलित करते हैं। तो बालक के बाह्य प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो सारे हैं ऑप्शन ए और बी दोनों, मीन्स पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक स्थिति। मैंने सवाल शायद 2 या 3 नंबर में ही बताया है कि बालक के विकास और वृद्धि दोनों अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो वृद्धि को प्रभावित करेंगे वो जाहिर सी बात है कि विकास को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगला सवाल, बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया में ये पालन पोषण का तरीका ये प्रभाव पड़ता है, सहानुभूति ये भी प्रभाव पड़ता है, आत्मीकरण का भी प्रभाव पड़ता है। आपका ऑप्शन डी होगा कि विभेदीकरण पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सवाल, जीन पियाजे के अनुसार इंद्रिय जनित नामक अवस्था किस अवधि को कहा जाता है? तो जीन पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक की आयु को इंद्रिय जनित नामक अवस्था कहा जाता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ही ज्ञान अर्जन करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं होती है। इस सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो इंद्रिय जनित नामक अवस्था है 0 से 2 वर्ष के बीच। अगला सवाल, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक विकास का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का प्रतिपादन किया है, ऑप्शन ये आपका सही होगा। वाइगोत्स्की नामक साइंटिस्ट ने, मनोवैज्ञानिक ने इस चीज़ का प्रतिपादन किया था। उन्होंने ये भी चीज़ कहा था कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया। इसी के आधार पर वे यह भी मानते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार है। अगला सवाल, कई प्रकार के कौशलों में निपुण होना क्या कहलाता है? तो कई प्रकार के कौशलों में निपुण होना एक प्रकार का रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। एक बहुआयामी वृद्धि बोल सकते हैं, मीन्स मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी या मल्टी डायरेक्शनल डेवलपमेंट। अगला सवाल, बुद्धि की माप के परीक्षणों में निम्नलिखित में से किस परीक्षण को शामिल किया जाता है? ये उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट लोगों ने दिया है बुद्धि के परीक्षण में वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए हैं। तो बीने साइमन का परीक्षण, वेसलर का बुद्धि परीक्षण और कैटल संस्कृति की बुद्धि परीक्षण, मुक्ति परीक्षण, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, सृजनात्मकता की पहचान किससे होती है? तो आप कितना भी सृजन कर लीजिए, मीन्स नया बना लीजिए, लेकिन जब तक उसमें नयापन नहीं दिखेगा आप उसमें कुछ बता ही नहीं सकते कि उसमें सृजन हुआ है।
इसलिए नवीन परिणामों से हम पता कर सकते हैं कि सृजनात्मक इसमें हुआ है, मीन्स उसमें कुछ नयापन आया है। अगला सवाल, वास्तविक भाषा अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वास्तविक भाषा अभिव्यक्ति में आपका ऑप्शन डी सही है कि हाव भाव या संकेत ये चीज सम्मिलित नहीं है, क्योंकि वास्तविक भाषा की बात की जा रही है तो उसमें शब्द भंडार रहेगा, वाक्य निर्माण भी रहेगा, शुद्ध उच्चारण भी होगा, तो हाव भाव या संकेत से हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, विचार का विकास कब होता है? तो जो विचार का जो विकास होता है वो भाषा विकास के बाद होता है, सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला सवाल, एक समूह से दूसरे समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिक भिन्नताएं हैं, यह कथन किस विद्वान का दिया हुआ है? तो यह कथन ऑप्शन बी जेम्स ड्रेवर, सॉरी यहाँ ड्राइवर लिखा है, ड्रेवर होगा। जेम्स ड्रेवर ने यह चीज कहा था कि एक समूह से दूसरे समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिक भिन्नताएं हैं। जेम्स ड्रेवर ने कहा था, ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में किन विषयों का मूल्यांकन किया जाता है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शारीरिक स्वास्थ्य, अभिरुचि और सामाजिक व्यवहार उपरोक्त सभी विषयों का मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शारीरिक रूप से विकलांग छात्र की श्रेणी में शामिल है? इस क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे शारीरिक रूप से विकलांग छात्र की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो विकलांग छात्र की श्रेणी में ये सारे हैं तीनों, दृष्टि दोष वाले छात्र ये भी हैं विकलांग, श्रवण दोष वाले छात्र ये भी हैं, और वाणी दोष वाले छात्र, मीन्स आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रश्न उल्टा पूछा है। अगला सवाल, दृष्टि दोष वाले छात्रों की पहचान होती है। तो दृष्टि दोष वाले छात्रों की जो पहचान होगी वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि आंखों की बनावट में दोष होना, भेंगेपन की शिकायत, भेंगेपन मीन्स जो लालिमापन छाया रहता है आंखों में उसको बोलते हैं हम लोग भेंगेपन की शिकायत, सिर दर्द का शिकायत। तो दृष्टि दोष वाले छात्रों की जो पहचान होती है वो उपरोक्त सभी से कर सकते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला सवाल, शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था में शामिल है। तो शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों की शिक्षा में ये सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनका मन खटकने लगता है कि हमें औरों से अलग समझा जा रहा है। तो अध्यापकों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और विशेष प्रकार की शिक्षण विधि भी होनी चाहिए, इसलिए उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अधिगम की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो यह बहुत ही फेमस कथन है चार्ल्स स्किनर का, आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चार्ल्स स्किनर ने यह कहा था कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही अर्थ बैठता है इसके आधार पर कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। आपका उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल, शिक्षण सिद्धांत में निहित है। तो शिक्षण सिद्धांत में जो निहित है वो शिक्षक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार और शिक्षण का प्रभाव, ये तीनों चीज निहित है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, शिक्षण अधिगम का विश्लेषण है। तो शिक्षण अधिगम का जो विश्लेषण है वो अर्थपूर्ण सामग्री, सार्थक सामग्री, तार्किक स्वदेश्यता, ये सारे हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है कि शिक्षण अधिगम का विश्लेषण ये सभी के द्वारा होता है। अगला सवाल, अंतर्दृष्टि का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो अंतर्दृष्टि का प्रतिपादन कोहलर ने किया था, आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोहलर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1959 में, जिसका नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। उस पुस्तक में इस शब्द का जिक्र है अंतर्दृष्टि का, उसमें इसने डिटेल से बताया है कि अंतर्दृष्टि क्या होती है। अगला सवाल, अधिगम या सीखने की प्रमुख विधियां हैं। तो अधिगम या सीखने की जो प्रमुख विधि है वो ये उपरोक्त सभी विधि है। प्रयास एवं भूल विधि के नियम द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, सूझबूझ द्वारा सीखना, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं। अगला सवाल, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है क्योंकि इसमें बालक अति शीघ्र सीखता है।
क्योंकि जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो इंसान बहुत जल्द सीखता है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि सशक्त अभिप्रेरणा जो है वो प्रभावशाली घटक है कि उसमें सिखाने में, अतिशीघ्र सिखाने में। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, संवेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संवेग के संबंध में जो कथन सही है आपका उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि संवेगावस्था में व्यक्ति असामान्य होता है, बिल्कुल सही। संवेगावस्था में व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल सही। और संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी है कि संवेग के संबंध में ये सारी बातें होती है। अगला सवाल, हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा था? तो हम करके सीखते हैं ये डॉक्टर मेस के द्वारा कहा गया कथन है। ऑप्शन ये आपका सही होगा। किसी किसी बुक में कंफ्यूजन है कि वो डॉक्टर सिम्पसन ने कहा था कि हम करके सीखते हैं, लेकिन नहीं, सिम्पसन ने ये कहा था कि हम निरीक्षण करके सीखते हैं। ये योकम और सिम्पसन दोनों ने कहा था कि निरीक्षण करके सीखा जाता है। ये कथन सिम्पसन और योकम का है, लेकिन हम करके सीखते हैं ये कथन डॉक्टर मेस का है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला सवाल, समस्या बालक है। समस्या बालक किसको बोलते हैं? जो बालक प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको समस्या बालक बोले हैं। जैसे चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला, ये उपरोक्त सभी जो कैटेगरी है बालक की उसे समस्या बालक के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल और ये लास्ट प्रश्न, व्यक्तिगत विकास को किस ढंग से विकसित किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत विकास को हम बच्चे में आत्म पहचान का गुण विकसित करके ये चीज़ विकसित किया जा सकता है। अपने कमियों को स्वीकार करना तथा दूर करना सिखाकर ये चीज़ से भी हम उससे विकसित कर सकते हैं व्यक्तिगत विकास को। और बच्चे को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करके भी हम उसका व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं, मीन्स उसका पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसके वजह से हम उसका पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टीचिंग एप्टीट्यूड का 40 प्रश्न और प्रश्न के साथ साथ जवाब भी। इस सीरीज में इतना ही, हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले सीरीज में। दोस्तों इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।